नमस्कार दोस्तों, एक सेकंड। नमस्कार दोस्तों, साइंस की आज की इवनिंग की क्लास में आप सबका स्वागत है। और अब हम अगर बात करें, सबको गुड इवनिंग है। और अगर टॉपिक की बात करें तो बहुत बढ़िया टॉपिक आज मॉर्निंग में चल रहा था, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। उसी को आगे बढ़ाता हूं और आपसे बात करता हूं, ठीक है। और आगे बात करूं तो एक आता है, ये भी बहुत पूछा जाता है रेलवे के अंदर, और वो है प्रतिरोधों का संयोजन। वो आता है प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को अगर मुझसे पूछा जाए तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, क्या होता है क्या नहीं होता, मैं डिटेल से आपको इसके बारे में बताता हूं। देखो, आप सबको ये बात पता है कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। एक संयोजन को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो एक संयोजन होता है, उस सबको पता है, उस संयोजन को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर? श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है? तो इसी को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। और एक संयोजन होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। और इसी को अगर मैं बात करूं तो इसको पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं, अगर कभी पूछ लिया जाए। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो तरह का संयोजन, एक श्रेणी क्रम और एक कौन सा होता है? समांतर क्रम। क्या होता है इसको बताने के लिए मैं सबसे पहले दो डायग्राम बनाता हूं आपको, दोनों के, श्रेणी क्रम के और समांतर क्रम के। बात को समझ लेना, मैं एक सर्किट बना रहा हूं, परिपथ। क्या? सुनना मेरी बात। या मैं ऐसे ही बना देता हूं पूरा ही। चलो, ये मैंने एक डायग्राम बनाया श्रेणी क्रम संयोजन का, एक सर्किट बनाया दोस्तों। इस संयोजन में ये सेल्स जुड़ रहा है, इसका ये प्लस सिरा है, ये माइनस है। हमेशा आपको पता है धारा प्लस से किधर जाती है? माइनस की ओर। तो ये धारा जा रही है आई। ये तीन रेजिस्टेंस तार है, कितने? तीन। एक का प्रतिरोध R1 है, एक का प्रतिरोध R2 है, और एक का प्रतिरोध क्या है? R3। क्लियर? मेरी बात को सुनो, इन तीनों की बात करूं, मेरी बात को सुनना, क्या होता है मैं देखो आपको समझाता हूं। देखो सुनना, श्रेणी क्रम संयोजन किसे बोलते हैं? ऐसा संयोजन, मेरी बात को फिर सुनना, ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा, ये पहला प्रतिरोध तार है रेजिस्टेंस, इसका ये दूसरा सिरा नहीं है क्या? बिल्कुल है। दूसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से, फिर दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध तार के पहले से जुड़ा हो, तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। मेरी बात को फिर गौर करके सुनना दोस्तों, मैंने क्या बोला कि ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा, ये देखो मैं फिर बना देता हूं, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है। फिर दूसरे का दूसरा, ये दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसके आगे चार जोड़ते जाओ तो इस तरीके से चार जोड़ो, पांच जोड़ो, इस तरीके से जोड़ते चले जाओगे, तो इस संयोजन को हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। या मैं शॉर्ट में यह भी कह सकता हूं कि ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध तार का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा कभी भी आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता है, उस संयोजन को क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर? मैं इसकी परिभाषा भी लिखता हूं पहले, फिर ध्यान रखना जिससे दिक्कत नहीं हो। इस संयोजन में पहले प्रतिरोध तार का इस संयोजन में पहले प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा
दूसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से जुड़ा होता है। कुछ समझ में आया क्या? अब आगे लिखने की जरूरत नहीं, दूसरे का फिर पहला सिरा अगर मैं बात करूं, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ा हो, तो ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इस संयोजन में पहले प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से जुड़ा होता है। अब देखो समांतर क्रम को समझना है, ये कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों, अब बात को समझना। ये फिर मैंने एक सर्किट बनाया, ये प्लस और ये माइनस, तीन प्रतिरोध तार जैसे यहां लिए वैसे यहां ले लिए। एक का प्रतिरोध बोला R1, दूसरे का बोल दिया R2 और तीसरे का बोल दिया R3। क्लियर? ये दो बिंदु हो गए। अब इसकी परिभाषा सुनना, वही धारा प्लस से माइनस की ओर जाएगी तो ये धारा जा रही है I। परिभाषा सुनो, ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों का, तीन प्रतिरोध हैं, इन प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से, तीनों का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो समझ लेना ऐसा संयोजन कौन सा संयोजन कहलाता है? समांतर क्रम। क्यों डायग्राम बोले, डायग्राम क्यों बनाए, इसका रीजन था। अब मुझे बताओ सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप डायग्राम को देख के ही समझ जाओगे कौन सा श्रेणी क्रम है और कौन सा समांतर क्रम है। बात को समझना मेरे दोस्तों। ये देखो भाई दोस्तों, ये किसी भाई ने दिल्ली पुलिस, दोस्तों ये आप मुझे बताओ, ये टाइम है क्या आपका? जब अपन पढ़ रहे हैं तो अपन पढ़ाई की बात कर लेना, अपन फिर आराम से बाद में कर लेना इन बातों को, तो बहुत पढ़ा है टाइम। आप बात को समझो दोस्तों। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो इस संयोजन को क्या बोलते हैं? तो इस संयोजन को क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, मैं एक बार इसकी परिभाषा लिख दूं। इस संयोजन में प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, बात को सुनना। मैंने क्या बोला? इस संयोजन में प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये दो तरह के संयोजन होते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। ये तो मैंने कुछ नहीं किया है दोस्तों, अभी आप समझना। ये तो मैंने आपको थोड़ा एक नॉर्मल जानकारी दी है कि ऐसा श्रेणी क्रम होता है, समांतर क्रम होता है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना। श्रेणी क्रम संयोजन की बात करूं और समांतर की बात करूं तो इसके नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि एक बात क्लियर खोल के सुनना। नेक्स्ट पॉइंट मैं इधर लिख भी दूं दोबारा एक बार, ये अंतर ही लिखवा रहा हूं, इनके दोनों को एक साथ ही बता रहा हूं आपको। ये कौन सा चल रहा है आपका? श्रेणी क्रम। और इधर कौन सा चल रहा है? तो मैंने कहा समांतर क्रम। ठीक है, अब मेरी बात को गौर करके सुनना। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों तुमसे कि श्रेणी क्रम संयोजन में एक बात याद रखना कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होती है, क्या होती है? धारा का मतलब I, और I का मान क्या होता है? तो क्लियर याद रखना, इसके अंदर I का मान समान होता है। क्लियर? जबकि आपसे पूछे श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान, विभवांतर अगर मैं बात करूं, विभवांतर का मान
विभवांतर को किससे लिखते हैं, v से। और ये क्या होता है, तो क्लियर याद रखना, ये अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग। सोचो, डायग्राम पे आ जाओ। श्रेणी क्रम संयोजन देखो, इस संयोजन में ये मैंने क्या लिखी, धारा I, इसका मान समान है कि नहीं है, समान है कि नहीं है, बिल्कुल। कैसे, देखो श्रेणी क्रम संयोजन में एक बात देखो दोस्तों, ये परिपथ में धारा गई तो सर्किट एक ही दिख रहा है आपको। जब आप जा रहे हो और आपको एक ही रास्ता दिख रहा है, तो अब आप दिमाग लगाओगे कि मुझे इधर जाना है कि उधर जाना है। जब रास्ता ही एक है तो आप तो सीधा ही चलोगे। तो वही स्थिति है कि जब सर्किट ही एक बन रहा है तो धारा का मान तो समान ही होने वाला है, बिल्कुल है। जबकि विभवांतर का मान क्या होता है, अलग अलग। अंतर है इसमें, क्यों अलग अलग होता है, क्योंकि यहां बिंदु अलग अलग है। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं, यहां विभवांतर का मान अलग इसलिए होता है क्योंकि यह बिंदु अलग है। कैसे, एक विभवांतर यहां जुड़ता है और वो होता है V1, एक यहां जुड़ता है और वो क्या होता है V2, और एक विभवांतर यहां जुड़ता है वो क्या होता है V3। तो हमेशा याद रखोगे दोस्तों कि श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान अलग अलग होता है, लेकिन धारा का मान क्या होता है, समान। इधर आ जाओ समांतर क्रम में। समांतर क्रम में धारा का मान समान होगा कि दोस्तों, नहीं। कैसे, देखो ये परिपथ में धारा कितनी गई, I, यहां तक भी कितनी गई, I। अब देखो तार कितने दिख रहे हैं, 3, तो धारा 3 भागों में बढ़ जाती है। कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर, तो धारा क्या हो जाएगी, I1, I2 और I3। इसका मतलब समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है, अलग, जबकि विभवांतर समान रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा, समान। क्यों रहेगा समान, देखो इधर देखो, ये एक विभवांतर जुड़ जाएगा क्योंकि बिंदु 2 ही है दोस्तों, और विभवांतर क्या रहेगा, V। तो हमेशा याद रखोगे कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है मेरे दोस्तों, तो समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान, किसका, धारा का मान क्या होता है, अलग अलग। ठीक है, जबकि विभवांतर का मान क्या होता है, तो विभवांतर का मान पूछे समांतर क्रम संयोजन में तो आप बोलोगे विभवांतर का मान समान होता है। एग्जाम में क्वेश्चन एक ऐसे बनेगा भाई कि श्रेणी क्रम संयोजन का इनमें से कौन सा गुण है या नहीं, या समांतर क्रम संयोजन का कौन सा गुण है या नहीं, तब इस बात को याद रख लेना कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है, जबकि विभवांतर का मान अलग अलग होता है। जबकि समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग, जबकि विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। क्लियर है। देखो एक बात बता दूं, अगर श्रेणी क्रम संयोजन की बात करूं तो कभी भी पूछा जाए कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर, कौन से अंदर, श्रेणी संयोजन के अंदर अगर आपको कुल प्रतिरोध निकालना हो, परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये लो, परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना हो श्रेणी क्रम संयोजन में, तो आपसे पूछा जाए निकालने का तरीका क्या होगा, तो आप बोलोगे R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है यहां कुल प्रतिरोध भी लिख देता है, कुल प्रतिरोध नहीं बोले, या आपसे यह भी कह सकता है तुल्य प्रतिरोध। तो कंफ्यूज मत होना, निकालने का तरीका क्या होता है, तो आप बोलोगे R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं, यहां 3 दे रखे थे तो तीनों को जोड़ दो तो आप कुल प्रतिरोध निकाल दोगे। मैंने क्या बोला कि श्रेणी क्रम संयोजन में इस पूरे सर्किट का आपसे पूछा जाए कुल प्रतिरोध क्या है, तो 1, 2 और 3 तीनों को जोड़ दोगे, जो रेजिस्टेंस दे रखे हैं आप कुल प्रतिरोध निकाल दोगे। जबकि समांतर क्रम संयोजन में आपसे कुल प्रतिरोध निकालने की बात करें, कुल बोले या मैंने पहले कह दिया तुल्य प्रतिरोध निकालने की बात करें समांतर क्रम संयोजन में, तब आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो आप निकालोगे 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये देख लो। क्लियर, ये बात याद रखनी है। एग्जाम में पूछेगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध इस फॉर्मूले से निकालते हैं, और समांतर में पूछे तो इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। कैसे पूछेगा सवाल मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं जितनी बातें बोल रहा हूं वो सुनना। ठीक है, अगली बात सुनो। श्रेणी क्रम संयोजन की बात करूं तो श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में एक बात याद रखोगे, मैं अलग ही जगह लिख रहा हूं, अभी अंतर ही बताते जा रहा हूं मैं आपको, सुनना, मैं बहुत अच्छी तरह और समझा दूंगा आपको, घबराना मत, अभी बात को समझ लेना। अभी तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं आपसे। फिर लिख रहा हूं मैं इधर, ये श्रेणी क्रम संयोजन और ये कौन सा है, समांतर क्रम। चलो हाँ दोस्त, अगर श्रेणी क्रम संयोजन की बात करूं, इसमें एक बात याद रखने ना, श्रेणी क्रम में
शक्ति व प्रतिरोध में संबंध, शक्ति व प्रतिरोध में संबंध क्या होता है, क्लियर याद रख लेना। कोई पूछे आपसे श्रेणी क्रम में तो आप बोलोगे P बराबर होता है I स्क्वायर R के होता है। ये फॉर्मूला याद रखना, आगे भी आएगा। शक्ति का फॉर्मूला है P बराबर I स्क्वायर R होता है। एक संबंध होता है, याद रखना कि P बराबर I स्क्वायर R के होता है, जबकि समांतर क्रम में शक्ति व प्रतिरोध में संबंध पूछे, आपसे क्या होता है, तब आप बोलोगे ये संबंध होता है P बराबर B स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, कहां से आए कैसे आए मैं बताऊंगा आपको। एक्चुअल में ये सवाल आज शक्ति का एक फॉर्मूला बताऊंगा, मैं आगे विद्युत शक्ति पढ़ाऊंगा, तब मैं कहूंगा P बराबर W अपॉन T होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसी से ये दोनों फॉर्मूले बनाए और ये दोनों फॉर्मूले मैं आगे भी लिखाऊंगा, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा के याद ही कर लेना दोस्तों। बिल्कुल मेरी बात को सुन लेना। क्या हाँ, मेरी बात को सुनना। मैं एक बात और बताता हूं, बात को सुनना। मैं ये कह रहा था कि श्रेणी क्रम में संयोजन में आपसे शक्ति व प्रतिरोध में संबंध पूछा जाए तो आप बोलोगे P बराबर I स्क्वायर R होता है, और समांतर क्रम में शक्ति और प्रतिरोध में संबंध पूछे तो आप बोलोगे P बराबर V स्क्वायर। मैंने कुछ नया चीज जोड़ी है इसके साथ। ये आप श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ोगे तो ऐसे नहीं मिलेगा ये संबंध, ये अलग से बल्बों का संयोजन आता है। बल्बों का संयोजन दो तरह से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में और समांतर क्रम में। तो इस तरीके के फॉर्मूले आते हैं। मैं यहां इस पॉइंट को ले लिया, मेरी बात को सुनना। अब एग्जाम की दृष्टि से मैं एग्जाम का पहला क्वेश्चन बताता हूं, आपसे कोई ऐसे नहीं पूछेगा, आपको ये दो फॉर्मूले तो याद रखने ही रखने, क्योंकि मैं आगे शक्ति पढ़ाऊंगा, वहां लिखवाऊंगा। इनसे संबंधित सवाल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ भी नहीं है, अगर धारा दे दे, प्रतिरोध दे दे तो इससे शक्ति निकाल देना, और अगर विभवांतर प्रतिरोध दे दे तो इससे शक्ति निकल जाएगी आपको। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। मैं ये कह रहा था एग्जाम में कि मैंने ये एक फॉर्मूला यहां काम में लिया और एक वहां पर। कारण क्या है, आपको पता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है कि नहीं होता? होता है। अरे होता है क्या? अभी मैंने लिखवाया है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समानुपाती है। तो यहां से यह पता चला कि P समानुपाती क्या होता है? R। और आपको यह पता चला कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समानुपाती होता है। और आपसे यहां क्या पता चलेगा? तो यहां से आपको यह पता चलेगा, अगर मुझसे पूछा जाए दोस्तों, तो यहां से आपको यह पता चलेगा कि P एंटी प्रोपोर्शनल टू होता है 1/R। पहले सुन लेना दोनों बातों को। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। श्रेणी क्रम संयोजन में तो ये समानुपाती है, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। लेकिन समांतर में ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। एक सवाल पूछता हूं आपसे, बात को सुनना। मैं इसको समझाता हूं बहुत डिटेल से, आपको पॉइंट बताऊंगा अभी एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। अभी मैं एक बार रिपीट करूंगा सब चीज, पहले सुन लेना, आप बात को सुनो। एक क्वेश्चन आता है सवाल एग्जाम के अंदर, मैं आपको लिख रहा हूं कि 25 वाट, ठीक है, एक 60 वाट और एक 100 वाट का बल्ब है। का 100 वाट का बल्ब है। कितने वाट का? 100 वाट का बल्ब है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एग्जाम में इस तरीके का सवाल पूछेगा, ध्यान रखना। जोड़ा जाता है तो कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा चमकेगा? आंसर दो मुझे भाई, ठीक है। तीनों में से 25 वाट का ज्यादा चमकेगा, 60 वाट का कि 100 वाट का? आंसर दो भाई। हाँ, लिख रहे हो? मैं एक बार ऑप्शन दे दूंगा, आपको बता दूंगा मैं लिखने का भी, पर आप एक बार मुझे आंसर दो इस बात का कि 25 वाट, 60 वाट और 100 वाट के बल्ब है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा चमकेगा?
विजय कुमार ने लिखा है 25। और बोलो दोस्तों, वे सॉरी बिक्की कुमार। राजेंद्र प्रसाद ने भी 25 लिखा है। सुनील कुमार मीना ने भी 25 लिखा है। रविंद्र मीना ने 25 25 25, बिल्कुल वेरी गुड, सभी एक जैसे चल रहे हैं अभी तो। 25 ठीक है, 25 25 ठीक है ना। चलो एक बात समझ में आई, इस बात को यहां ये समझने वाली बात है दोस्तों, बहुत बार लड़के गलती करके आते हैं दोस्त, उसको पता ही नहीं होता है, इस क्वेश्चन को रट लेते हैं भाई। कैसे कि वो तो ध्यान रख लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात यहां है, ये ध्यान रखो किस क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में। और जब कभी भी बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो मैंने अभी बताया कि श्रेणी क्रम में फॉर्मूला है कि P बराबर होता है आई स्क्वायर आर के, मतलब P समानुपाती R होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान तो समान ही होता है। तो ये कांस्टेंट हो गया धारा का मान, तो P समानुपाती R। क्या हुआ, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा कि जिस बल्ब की शक्ति ज्यादा होगी तो इसका मतलब समझ लेना उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। इस बल्ब की शक्ति ज्यादा है, अगर इसका P ज्यादा है तो इसका मतलब R भी ज्यादा होगा, और R भी ज्यादा होगा, प्रतिरोध भी ज्यादा होगा इस बल्ब का, तो ये बल्ब क्या चमकेगा, इन तीनों में सबसे कम चमकेगा। जबकि 25 वाट के बल्ब की अगर शक्ति कम है तो इसका प्रतिरोध भी कम होगा, इस स्थिति में ये बल्ब ज्यादा चमकेगा। क्लियर है मेरी बात। अगली बात सुनो, यही सवाल होता, सवाल सेम होता तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसका आंसर जाएगा 25 वाट। ठीक है, क्यों बता दिया आपको। अगली बात, सवाल यही होता और अगर सवाल में वो क्या कर देता, वो सवाल में आपसे ये कह देता कि ये बल्ब है, ये 3 बल्ब थे और इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो बताओ कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा। आंसर दो, समांतर क्रम में पूछता तो सोनू कुमार, हाँ समांतर क्रम में जोड़ा जाता और आपसे पूछता तो क्या बोलोगे, क्या आंसर दोगे, जल्दी दो। समांतर क्रम में कौन सा 25 60 100 में से कौन सा ज्यादा चमकेगा। रविंद्र ने भी 100 लिखा है, सोनू ने 100 लिखा है, आगे बोलो। 100, मीठा लाल 25 पे है, इंद्रपाल 100, रजत शर्मा 100, सुनील कुमार भी 100 है, सोनू, चेतन, विष्णु, सुशील, अजयराज सिंह, अवधेश सिंह। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है कि समांतर क्रम में संयोजन में मैंने क्या बोला कि P और R में संबंध क्या है, तो P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R, V कांस्टेंट है तो P एंटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। इसका मतलब यहां क्या है, इसका मतलब यह है जिस बल्ब की समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, जिस बल्ब की शक्ति ज्यादा है, इस बल्ब की शक्ति ज्यादा इन तीनों में बिल्कुल है, तो प्रतिरोध इनका सबसे कम होगा, और इस बल्ब की शक्ति इन तीनों में सबसे कम है तो इसके प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 100 वाट, क्योंकि जिस बल्ब की शक्ति ज्यादा है उसका प्रतिरोध सबसे कम है, इसलिए कौन सा चमकेगा, 100 वाट का। अंतर समझ में आए। बहुत बार तो रट लेते हैं और एग्जाम में वो यही नहीं देखते कि श्रेणी क्रम पूछा है कि समांतर क्रम पूछा है, और एग्जाम में आंसर को क्या देके आते हैं, गलत। तो आज के बाद कभी ध्यान दो, गलत करोगे क्या, नहीं। इसका मतलब आपको क्लियर रूप से पता होना चाहिए एग्जाम में क्या पूछेगा और हमको इसका किस तरीके से आंसर देना है। क्लियर है मेरी बात। तो ये मैंने एक तरह का और एक सवाल बता दिया आपको एग्जाम में, जो इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, बैक स्लाइड पे आ जाओ। श्रेणी क्रम संयोजन में शक्ति व प्रतिरोध में संबंध बता दिया और समांतर क्रम संयोजन में शक्ति व प्रतिरोध में संबंध बता दिया। ठीक है, और मेरी बात को सुनो, एक आप एग्जाम्पल बता देता हूं। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर उदाहरण क्या है, तो आप हमेशा याद रख लेना कि त्योहार के समय या शादी समारोह में, शादी समारोह के अंदर सजावटी बल्ब आपसे पूछा जाए वो किस क्रम में होते हैं, तो आप बोलोगे श्रेणी क्रम संयोजन में। और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए, एक उदाहरण याद रख लेना कि ये भी कहे आपसे कभी कि रोड लाइट होती है ना, ये किस क्रम में होती है, तो आप बोलोगे श्रेणी क्रम में। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं और समांतर क्रम में समझ दो कि हमारे घरों में जो लाइट आती है, घरों के अंदर जो लाइट आती है, आपके घरों के अंदर पूछा जाए किस क्रम में आती है, तो समांतर क्रम में। अब दोस्त मेरी क्लियर सुन लेना, मैं आपको सर जी देखो एक बात सुनो, यहां
शादी समारोह के अंदर कुछ बल्ब समांतर क्रम में भी हो सकते हैं, लेकिन तुम सुन लो, तुम इतना दिमाग मत लगाना, क्योंकि वो देखो एक बात बता दूं मैं, अब आप इस बात को प्रैक्टिकली आपको बताता हूं, इधर आ जाओ, अब मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, इधर आ जाओ, मैंने अब तक पॉइंट लिख दिए, अब मैं आपको प्रैक्टिकली ज्ञान देता हूं क्या होता है श्रेणी और समांतर। तुम शॉर्टकट में सुनो श्रेणी क्रम क्या होता है। ये तो क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे जाए, तो आप ध्यान रखोगे, कोई संबंध पूछे क्या है। तुम तो एक बात रखो, श्रेणी सम संयोजन का मतलब क्या होता है। इस संयोजन में क्या होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में यह होता है कि अगर एक तार टूट गया, एक स्विच को बंद करने पर, जैसे आप किसी घर में हो, 2 मंजिल 3 मंजिल या कहीं भी बैठे हो और 3-4 कमरे हो, और एक कमरे की अगर कोई लाइट खराब हो जाए, तार खराब हो जाए, फ्यूज, और पूरे घर की लाइट चली जाती है आपके घर की, तो समझ लेना संयोजन श्रेणी क्रम है। ठीक है, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि आपके घर में आपने तो श्रेणी क्रम लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं। पहले लग जाते थे, बहुत गांवों में श्रेणी क्रम संयोजन में भी होते थे, वो जंपर डाल के लाइट बल्ब जलाते थे, वो श्रेणी क्रम में ही माने जाएंगे। ठीक है ना, तो ये कोई डिपेंड, अब मैं आपको डिपेंड, अब आप प्रैक्टिकली समझो इस बात को, आप ऐसे करोगे ना तो दिक्कत पड़ेगा। अब मेरी बात को सुनो, प्रैक्टिकली क्या समझा, अगर एक तार खराब होने पर पूरा परिपथ बर्बाद हो गया तो समझ लेना संयोजन श्रेणी क्रम है। कहने का मतलब, देख लो यह बात, सुन लो मेरी बात, मैंने यहां से तार तोड़ दिया, ठीक है, यहां से तार तोड़ा तो क्या होगा, पूरे यहां से तार तोड़ दिया, मुझे बताओ, क्रैक कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या धारा आगे जाएगी? नहीं, परिपथ पूरा क्या हो जाए, ब्लॉक। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में आ जाओ, समांतर क्रम संयोजन में दोस्तों क्या होता है कि अगर मैंने इधर देखो, मैं अगर बात करूं क्योंकि इसमें जगह नहीं है, इधर देखो, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, ये देखो आप इस तरीके से, ये प्रतिरोध जा रहे हैं, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, देखो सुनो, ये धारा जा रही है कितनी, आई, मैंने ये परिपथ किसी कारण से टूट गया तो इसमें धारा नहीं गई, लेकिन इन दो में तो जाती रहेगी। ये भी टूट गया किसी कारण से तो इसमें भी नहीं गई धारा, तो तीसरे में भी जा रही है। तो समझ में आ रहा है, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है दोस्तों कि इस संयोजन में पूरा परिपथ खराब नहीं होता। जैसे आपके घरों में लाइट कौन से क्रम में, समांतर। आपने देखा होगा पहले के जमाने में फ्यूज लगे होते थे हर कमरे में, आजकल आपको पता है कि घर के बाहर एमसीबी लगी होती है, मिनिएचर सर्किट, अगर मैं बात करूं एमसीबी लगी होती है। ठीक है, एमसीबी क्या होता है, एमसीबी यही करते हैं कि आपके घर के अलग अलग परिपथ बना दिए जाते हैं। ये 4 कमरे हैं, एक कमरा है, ये दूसरा कमरा है, ये तीसरा कमरा है, सब कमरों के अलग अलग सर्किट भेजे गए हैं वहां से। अगर इस कमरे की फर्स्ट कमरे में कोई लाइट खराब होती है तो इसी, कोई फ्यूज उड़ गया, कोई तार बीच में फॉल्ट हो गया, तो इसी कमरे की लाइट जाएगी और इसी कमरे का दिक्कत होगी, इन दोनों में लाइट आती रहेगी। क्लियर। लेकिन श्रेणी क्रम में होते अगर तीनों, तो इस कमरे में सर्किट होता तो पूरे मकान की लाइट चली जाती। तो ये अंतर है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। अब देखो कुछ लोग कहेंगे सर आजकल तो कुछ झल्लरे भी आती है, वो समांतर क्रम में आ जाती है, एक बल्ब खराब हो जाता है, पूरी खराब नहीं होती है। लेकिन बात को समझो, आपको ऐसे थोड़ी पूछेगा ये फलानी झल्लर, ऐसी झल्लर कौन से क्रम में, ऐसी नहीं। आपसे अगर सजावटी लैंप पूछे, सजावटी पूछे, तब आप बोलोगे श्रेणी क्रम संयोजन में। रोड लाइट पूछे श्रेणी क्रम संयोजन में। और आपके घरों में, आपका तो घर में श्रेणी क्रम संयोजन ही क्यों नहीं कर रखा हो, लेकिन आप क्या बोलोगे घरों में परिपथ किस क्रम में, तो आपका आंसर दोगे समांतर क्रम में। पहला तरीका तो ये है। श्रेणी क्रम समांतर क्रम का बेस्ट तरीका कौन सा हुआ, यही हुआ। अंतर क्या हुआ कि श्रेणी क्रम में यह दिक्कत होती है कि समांतर क्रम अगर मुझसे पूछा जाए श्रेणी क्रम की तुलना में क्यों श्रेष्ठ है, तो सबसे अच्छा तरीका तो आप बोलोगे क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने जो आपको बताई कि श्रेणी क्रम में पूरा सर्किट खराब हो जाता है, जबकि समांतर क्रम में ऐसा होता नहीं। दूसरा कारण, ये तो घिसा पिटा तरीका है जो सबको पता है। दूसरा तरीका बता दूं, एक बात दिमाग खोल के सुनना मेरे दोस्त, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है परिपथ के अंदर, जबकि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है। और आपको पता है अगर प्रतिरोध कम होगा दोस्तों तो परिपथ में धारा ज्यादा जाएगी और आपके जितने भी बल्ब होंगे ना वो एक समान चमकते रहेंगे, जबकि श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता है। श्रेणी क्रम में जितना बड़ा सर्किट बनाते चले जाओगे प्रतिरोध का मान बढ़ता चला जाएगा, जो ब्लास्ट वाला बल्ब है वो कम चमकेगा दोस्तों। इसलिए आपने देखा होगा जब श्रेणी क्रम संयोजन होते थे तब लाइट डिम आने लग जाती थी, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में ऐसा नहीं होता। कैसे आपको पता, हल करके देखो। क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर क्या होता है, जैसे देखो ये श्रेणी क्रम संयोजन है, 3 तार जुड़ रहे हैं, मैंने जोड़ रखे हैं, ये देखो, ये सुन लो क्लियर। इसका भी प्रतिरोध 2 ओम, इसका भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम, ठीक है। और ये समांतर क्रम संयोजन है, मैं सिंपल भी मैं बना रहा हूं अभी, आप देखो ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का और ये भी 2 ओम का, दोनों देखो आप, ठीक है। अगर इसका कुल प्रतिरोध निकालना हो तो मैं R बराबर क्या लिखूंगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, नहीं लिखूंगा क्या, तो R बराबर कुल प्रतिरोध 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर कितना आया, 6 ओम। यही 2-2 ओम के
3 तार थे, अब मैंने समांतर क्रम में जोड़ दिए, तो कुल प्रतिरोध निकालूंगा तो देखो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहां थोड़ा दिमाग लगाना, सुनना मेरी बात। 1/R इक्विवेलेंट निकाला, क्या तरीका होगा? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। 1/R इक्विवेलेंट निकाला, क्या आया आपका? 2 लघुत्तम आएगा तो एक तरह से 3/2 आएगा। लेकिन सुनो, ये 1/R आया है, तुमको तो क्या निकालना है? R इक्विवेलेंट ऊपर लिख दूं तो R इक्विवेलेंट बराबर उल्टा नहीं होगा, क्या होगा? 2/3। इसका मतलब लगभग 0.6 ओम आएगा। अब देख लो, तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है कि जब श्रेणी क्रम संयोजन में किसी चीज को जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध का मान क्या आता है? ज्यादा। इन्हीं 2-2 ओम के तार तीनों ही सेम लिए मैंने, इसलिए दोनों के अंदर सेम। जब 3 ही तार 2-2 ओम के लिए तो यहां 6 ओम का प्रतिरोध बना सर्किट में, और जब 2-2 ओम के 3 प्रतिरोध तार को मैंने समांतर क्रम में जोड़ा तब कितना आया? एक तार के प्रतिरोध के भी आधे का आधा आया। कुछ समझ में आया? इसका मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ में प्रतिरोध ज्यादा होता है, जिससे धारा क्या होगी? कम होगी। और समांतर क्रम संयोजन में इसीलिए ध्यान रखो कि समांतर क्रम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होता है, इसी कारण से। क्लियर है मेरी बात? अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक बार आपको दोबारा शुरू से रिपीट करता हूं, फिर मैं 1-2 तरह की क्वेश्चन और बताता हूं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, सुन लो मेरी बात, इधर आ जाओ आप। हाँ देखो सुनो, आज मैंने टॉपिक क्या चालू किया? तो मैंने चालू किया प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। 2 प्रकार का, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है दोस्तों, ये श्रेणी क्रम तरीका है और ये समांतर। श्रेणी क्रम में क्या होता है? ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध तार का पहले प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध तार के पहले से, फिर दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ा हो। और इस संयोजन में तीनों का एक सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। यहीं से देख लो, अब डायग्राम से देखो, उसको दिखा नहीं रहा मैं। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है? समान, जबकि समांतर क्रम में क्या होता है? अलग अलग। दिख रहा है आपको क्लियर रूप से? एक दूसरे के उल्टे हैं। जबकि विभवांतर का मान श्रेणी क्रम में अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम में क्या होता है? समान। अगली बात, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें पूछे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। श्रेणी क्रम संयोजन में शक्ति और प्रतिरोध में संबंध पूछे तो P समानुपाती R होता है, और यहां पूछे तो P व्युत्क्रमानुपाती 1/R। आपसे पूछा जाए कि रोड लाइट या शादी समारोह के सजावटी बल्ब किस क्रम में होते हैं? श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में पूछे तो घरों में लाइट कौन सी होती है? समांतर क्रम में। और प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो आराम से आंसर। ठीक है दोस्त, अब मेरी बात को फिर गौर करके सुनना। तुम्हारा काम क्या आता है? मेरी बात को सुनो। तुम्हारा मेन काम ये आता है इसके अंदर, मेरी बात को गौर करके सुनना। देखो सुनो, एक तरीका तो ये है एग्जाम के अंदर, मैं कुछ सवाल बता रहा हूं आपको तरीके। पहला तरीका सबसे सिंपल तरीका, जो मैंने अभी एक सवाल कराया आपसे, डायरेक्ट कह दे। कैसे? कि 2 ओम, जैसे मैं लिख दूं ये 2 ओम है, पूरा सवाल नहीं लिख रहा, ये 3 ओम है और ये 4 ओम है, ये 3 तार है। इन 3 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, तो आपको पता है श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका R इक्विवेलेंट बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, 3 और 2 5 और 4 कितने हो गए? 9। ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल है। यहां वही एक सवाल ऐसा बता दूं जो अभी मैंने बताया, 2-2 ओम के लिए उसकी जगह अलग ले लेते, 2 ओम का ले लेते, 3 ओम का, 4 ओम का, कोई सा भी लेते तो मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वैसे आपको समझ में आ गया। समांतर क्रम में सूचे तो 1/R से कर देना। अब मैं थोड़े और तरीके बताता हूं। इस साल तक आपसे कभी इसके अलावा तरीके का कोई श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, लेकिन अब की बार एग्जाम में ऐसा हो सकता है तुमको सर्किट दे दे दोस्तों। एग्जाम में क्या दे दे? सर्किट। और तुमसे पूछा जाए इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। सर्किट में बताता हूं कैसे। आपको ये लिख दिया, एक सर्किट बना दिया, छोटा सा बना देगा। ये मत सोचना कि एग्जाम में यार ऐसे कैसे बना के देगा, सब बना देता है। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये, किसी एग्जाम में। जब और किसी एग्जाम में पूछ सकता है तो तुमसे भी पूछ सकता है, रेलवे वालों से, और किसी से मुझे लगता है कभी नहीं पूछेगा, तुमसे ही पूछा जा सकता है। ये कोई सर्किट बना दिया। मुझे आंसर आपको ही देना है ना। ये मैंने कोई बैटरी जोड़ दी, ठीक है। ये 2 ओम का प्रतिरोध है, समझने के लिए मैं सेम ले लूं, ठीक है। ये सर्किट बना दिया और आपसे पूछा जाए परिपथ का
तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है, आप मत करना, मैं ही आपको एक बार सवाल समझाता हूं कैसे क्या है। ये कोई सर्किट बना के दे दिया और आपको ये प्रतिरोध बना लिख भी दिए उसने, और आपसे पूछा जाए तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, तो आप कैसे निकालोगे? देखो सुनो, अब आपको देखो ऐसी स्थिति में ऐसा है, अब तक कभी आपसे ऐसे नहीं पूछे गए और मैं कह रहा हूं आगे बिल्कुल पूछे जा सकते, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है किसी सर्किट में सभी चीज श्रेणी क्रम में हो, कुछ श्रेणी और समांतर भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों मिक्स करके भी आपको निकालने पड़ सकते हैं एग्जाम में, निकालो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सर्किट को देखो, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया था। ये 2 ओम है, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताओ ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं? ये दोनों जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। क्लियर? तो पहले इन समांतर क्रम को, इनका समांतर क्रम से तुल्य प्रतिरोध निकाल दो। इनको तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो फिर दोनों किस क्रम में जुड़ जाएंगे? श्रेणी क्रम में। अब देखो ये दोनों किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो पहले इनका निकालो। आप क्या निकालोगे? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1। मैं पूरा लिख रहा हूं, पहले एक बार सवाल। 1/R2 आप एग्जाम में बहुत जल्दी करोगे, ऐसे कर करके थोड़ी देखो, आप तो ऐसे देखोगे 1/2 प्लस 1/2 और 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? 2/2 होगा, तो कट जाएगा तो कितना आएगा? तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना आया? 1 ओम आ गया। ठीक है, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा तो कुल प्रतिरोध कितना आया? 1। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये डायग्राम ऐसे बन गया। देखो, ये देखो, ये सेम ही डायग्राम है, आपका काम नहीं। बात समझो मेरी बात को, ये 2 ओम पहले से था, इन दोनों को जोड़कर आंसर समांतर क्रम में कितना है? 1 ओम। ये 1 ओम का फिर बन गया। अब बताओ ये दोनों किस क्रम में जुड़ रहे हैं? समांतर क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम में। तो अब बोलोगे R इक्विवेलेंट बराबर क्या करोगे? 2 + 1, 2 प्लस कितना? 1। तो आप मुझे बताओ कितने ओम आंसर आ गया? 3 ओम। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। देखो आधे से ज्यादा लोगों ने सही कर भी दिया था। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था जल्दी से। अब मेरी बात को सुनो, इस तरीके से आ गया। और तरीका बताता हूं, ठीक है? इसको रख दूं सवाल को, ऐसे कैसे छोड़ देता हूं क्योंकि आपको काम आ जाए। और सुनो, एक सर्किट और बना के देता हूं आपको, ठीक है? कोई सर्किट बनाता हूं मैं, तो अभी आपको और बताऊंगा तरीके क्वेश्चन पूछने के। वैसे कोई सीधा सा सवाल आ सकता है एग्जाम में सर्किट बना के, तो आपसे पूछ लिया जाए। देखो मैं चला के ऐसा सवाल ले रहा हूं जिसकी गणना सीधी हो, टाइम नहीं लगे। कोई भी आ जाए एग्जाम में तो ऐसे मत सोचना सर सीधे सीधे से ले लिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। सीधा टफ क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी देखेगा, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए तो मैथ है आपके पास, प्लस और माइनस। ये 2 ओम का हो गया, फिर 2 ओम का हो गया, ये 2 ओम का हो गया, फिर 2 ओम का हो गया। मुझे बताओ कुल प्रतिरोध कितना होगा? इसका तुल्य प्रतिरोध निकालो पूरे सर्किट का। आंसर आप तो जल्दी दो मुझे निकाल के। 1 सेकेंड, आप जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट किया करो सवाल को। जल्दी बताओ मुझे आंसर कितना आएगा? सब आंसर दो, इस सर्किट का कितना आएगा मुझे? हाँ, मनीष कुमार, मुरारी लाल, रजत शर्मा, सरिता मीना, घनश्याम, दिनेश, सब सही लिख रहे हैं। बिल्कुल सब 2-2 लिख रहे हैं। सही है, कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सबका एक जैसा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। देखो एग्जाम में क्या करोगे, मैंने पहले ही बोला, आप तो तुमको सब कुछ पता है, तो ऐसे सवाल करने की जरूरत नहीं। अब ऐसे ही देखो डायरेक्ट, ये 2-2 ओम के हैं, इनको ये भी समांतर क्रम में और ये दोनों भी समांतर क्रम में। तो पहले समांतर क्रम को ही हल करना है, पहले आपका काम यही है। तो दोनों समांतर क्रम में है, तो आप क्या करोगे? 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया? 1। इसका 1 आ गया। 1/2 प्लस 1/2 इसका भी कितना आ गया? 1। और फिर दोनों किस क्रम में जुड़ जाएंगे? ये इस तरीके से थे और फिर दोनों हो जाएंगे, तो 1 इसका आ गया, 1 इसका आ गया, ये दोनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो कितने ओम आ गया? 2 ओम। समझ में आ गया क्या? बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं आया हो, बिल्कुल ऐसा कोई हो नहीं सकता मेरे हिसाब से जिसको समझ में नहीं आए। बात को समझो 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 समझो, ठीक है? एक और सर्किट बना दूं, चलो। और तुम भी क्या याद रखोगे? चलो एक और बता देता हूं सवाल, ठीक है? वैसे मैंने दोनों तरीके के बता तो दिए हैं, और क्या। हाँ, अब मैं एक तीसरे तरीके का सवाल बताता हूं, ठीक है? बात को सुनना, जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने कहा कि 2 ओम
प्रतिरोध के 3 तार हैं जिनके प्रतिरोध समान है। बात को सुनना, 2 ओम प्रतिरोध के 3 तार हैं जिनके प्रतिरोध समान है। इसका मतलब है 2-2 ओम प्रतिरोध के कितने तार हैं? 3। और प्रतिरोध तीनों के समान है, 2-2 हैं, बिल्कुल समान है। तो इनको जोड़कर एक त्रिभुज बनाया जाता है। एक क्या बनाया जाता है? त्रिभुज बनाया जाता है। तो परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच, कोई भी 2 बिंदु हो सकते हैं, उनमें से 2 बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। सवाल समझा दिया, एग्जाम में आ गया, और तुम मुझे आंसर दो। यह सबसे इंपॉर्टेंट है ना? चलो जल्दी दो आंसर मुझे। मैंने कहा 2-2 ओम तार ऐसे तार हैं, ये समझ लो। और समझा दूं मैंने, वरना आपको जरूरत थी समझने की। ये कोई एग्जाम में ऐसे समझाने के लिए नहीं आएगा कोई। ये 2 ओम और ये 2 ओम, इन तीनों तारों को जोड़ दिया। 3 प्रतिरोध तार हैं जिनके प्रतिरोध समान है। इनको जोड़कर त्रिभुज बनाओ और उनका तुल्य प्रतिरोध बनाओ। कोई भी 2 बिंदुओं के, जैसे ये त्रिभुज बन गया ऐसा, तो या तो इन 2 बिंदुओं के बीच में बता दो, या इन 2 बिंदुओं के बीच में, कोई से भी 2 बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध बता देना मुझे। जल्दी आंसर दो आप, क्या आएगा आपका आंसर? चेतन प्रकाश 6 ओम, सुशील गहलोत, आशीष कुमार 2 ओम, केदार सैनी 1.33, हाँ भाई 2 ओम। जिन्होंने, कुछ लोगों को मैंने ऑफलाइन में करवा दिया होगा वो सही लिखेंगे, उसके अलावा सब कुछ गलती, कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलती कर रहा है। 4/3 6 ओम। हाँ देखो, सुनो मेरी बात, अब समझ लो एक बात क्या है था। सवाल को सुनना, ये 3 प्रतिरोध थे, इनको जोड़कर उसने कहा एक त्रिभुज बना दिया। इस तरीके के बना दिया त्रिभुज। नहीं बन सकता क्या? बिल्कुल बन सकता है। ये बन गया त्रिभुज। ये भी 2 ओम का हो गया, ये भी 2 ओम का हो गया, और ये भी 2 ओम का हो गया। तीनों के प्रतिरोध समान है, इसलिए भी या तो इन 2 बिंदु, कोई से भी 2 बिंदुओं के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। ये डायग्राम ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बनाना। ये बन गया ना और समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम पहले ये देखो, तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो तब क्या ये तीनों चीजें श्रेणी क्रम में जुड़ रही है क्या? पहले देख लो आप कोई भी एक सिरा पकड़ लो। जैसे ये दोनों पकड़ लिया आपने, मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये 2 सिरे पकड़ लिए मैंने, आपको ये 2 सिरे पकड़ लिए। अब देखो आप यहां से देखना, पहले तार का दूसरा सिरा है, ये दूसरे नंबर का, ये पहले नंबर का मान लो, ये दूसरे मान लो, और ये तीसरे। अब देखो इसमें ये कंफ्यूज मत होना, किधर से भी चालू कर लेना, क्योंकि तीनों के प्रतिरोध समान है। और ऐसा सवाल पूछेगा तो अलग अलग देगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अभी बात ध्यान रखना। ये 3 प्रतिरोध तार है, तो मैंने कहा इस पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से, क्लियर है? फिर इस दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से जुड़ रहा है। उसके बाद इस तीसरे का दूसरा सिरा फिर पहले के जाके जुड़ गया। ऐसा आपको ध्यान हो तो मैंने क्लियर रूप से कह दिया था दोस्तों कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अंतिम तार, ये अंतिम तार है और ये पहला तार है, इस पहले तार का पहला सिरा अंतिम तार के दूसरे सिरे से जुड़ जाए। ऐसा कभी श्रेणी क्रम में हो ही नहीं सकता। मगर 2 जगह ये हो रहा है, यहां तक तो हो रहा है। इस पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। मतलब इस 3 में से 2 तो श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। देखो सुनो, ये 2 श्रेणी क्रम में है,
ये एक जुड़ गया, एक और ये दो, और तीसरा देखो इसमें क्या होगा तीसरा स्थिति में, अब देखो दो श्रेणी क्रम में, दो श्रेणी क्रम में तो आप कैसे करोगे सवाल को, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4 ओम आ गया। ये आप तो ये मान लो ये दो श्रेणी क्रम में, ये पहला और ये दूसरा, ये दो श्रेणी क्रम में, तो 2 प्लस 2 4 हो गए। अब ये पहले नंबर का ऐसा बना हुआ है, अब मैं डायग्राम दोबारा बनेगा, देखो इसमें क्या समझने वाली बात सुनो आप, ये डायग्राम दोबारा बन गया। ये पहले वाला 2 ओम मैंने ऐसे कैसे एजिटिव रख रखा है, मगर ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ रहे थे, इन तीन में से 2 श्रेणी क्रम में रहेंगे अगर कोई परिपथ बंद है, समझ लो आप। तो ये 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। अब इन 2 प्लस 2 4 हो गया, तो इन दोनों को जोड़ने पर एक सर्किट बन जाए, तो ये सर्किट कैसा बनेगा, देखो इन दोनों को जोड़ने पर ऐसा बन गया, देखो ऐसा, इधर ले लो, ये 4 ओम का बन गया, कैसे भी बना लो कोई दिक्कत नहीं, 2 ही सर्किट बन गए। देखो ऐसे मत सोचना, इधर देखो मैं इधर बना दूं, ये पहले वाला सर्किट तो है ही है, ये 2 ओम का, ये 2 प्लस 2 कितने हो गए 4, इनका एक सर्किट और बना दिया मैंने ऐसे ऐसे, और ये कितने ओम का बना दिया 4 ओम का, मिल गया। अब मुझे बताओ ये दोनों का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, समांतर, तो क्या करोगे आप, समांतर क्रम में 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/2 प्लस 1/4, 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या करोगे, कितना लघुत्तम आया 4, 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर कितना आया 3/4, लेकिन 1/r इक्विवेलेंट आया, तुमको क्या निकालना है मेरे दोस्त R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना लिखोगे 4/3 बराबर 1.33 ओम आएगा। देख लो आप आंसर 4/3 मिल जाएगा ऑप्शन में या 3, बहुत लोगों ने सही लिखा है। इसका मतलब ये तो एक सवाल था आपके एनसीईआरटी बुक का ही सवाल था, सेम सवाल मैंने रिपीट कर दिया। अब मैं एक बात तुम्हारे दिमाग में कान खोल के सुन लो, एक बात, ऐसा कोई सवाल देगा प्रतिरोध समान देगा तुमको, ठीक है, क्योंकि अगर प्रतिरोध अलग अलग दे दिए तो फिर तुमको ऐसे फिक्स करके देगा कि तुमको ए और बी का या कौन से सिरे का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। यहां आप सवाल में ऐसा करेगा ही नहीं, आपको कोई सा फिक्स देगा, आप तो कहेगा तुल्य प्रतिरोध निकालो, जब समान होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इन दोनों को श्रेणी क्रम में मान लेना, इसको समांतर में मान लेना, चाहे इन दोनों कोई सा भी 2 मानने। इसका मतलब एक सवाल आया समझ में कि जरूरी थोड़ी है त्रिभुज बनाए, तुमसे तो कह दे 2-2 ओम के 4 तार है, इनको जोड़कर वर्ग बना दिया इस तरीके से, ये वर्ग बना दिया, ये लो। अब पूछ ले कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, निकाल देना, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, 2 का। तो आपको तो ये याद रखना है, कोई बंद पंचभुज बना देता, षटभुज कुछ भी बना देता, तो तुम तो दिमाग में बैठा लो कि अगर 4 हैं तो देखो वही पहले तार, ये पहला तार है, ये दूसरा तार है, ये तीसरा तार है, चौथा देखो पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, तीसरे का दूसरा चौथे के पहले से, तो 1 2 और 3 ये श्रेणी क्रम में, और इनको मिला करके फिर ये और ये जो इनका बनेगा वो समांतर क्रम में। मतलब जब समान प्रतिरोध जोड़कर कोई आकृति बनाए तो 4 की आकृति 4 भुजाओं की बन रही है, तो 3 श्रेणी क्रम में 1 समांतर क्रम में कर देना, अगर 3 की थी तो 2 श्रेणी क्रम में 1 समांतर क्रम में, 5 की होती तो 4 श्रेणी क्रम में 1 समांतर। को समझ में आया क्या, तो त्रिभुजी बनाए, कोई जरूरी नहीं अगली बार वर्ग बना दे, तो आप इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं वो सवाल ज्यादा ध्यान रखो जो एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे आपसे, तो आपको क्लियर रूप से इस बात का पता होना चाहिए, कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए आपको ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप याद रखोगे। बल्बों से संबंधित मैंने आपको बता दिया, कोई सवाल बल्ब से संबंधित पूछा जाए तो एक नियम बता दिया, वो आपके लिए रूप से याद रख लेना, ठीक है। एक और सुनो, एक टॉपिक आता है यहीं पर, एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं, आपको क्या है क्या नहीं है वो सुनना। तो ये तो मैंने आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बता दिया है, अगर और बातें पूछा जाए, हाँ एक और मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं, 2 लाइनें कभी कभी पूछ लेता है आपसे, ठीक है। कभी कभी आप क्या है बिल्कुल ही दिमाग ही नहीं लगाते और लाइन पूछ ले तो फिर गलती कर दे, तो मैं 2 लाइनें और लिखवा दूं आपको, कोई आपसे पूछ लिया जाए, अगर पीछे वाली में जगह हो तो कहीं इधर ही देख लूं मैं, कहीं जगह हो, हाँ नहीं है जगह, तो मैं अलग से ही लिख देता हूं एक लाइन, देखो, हाँ 1 सेकंड रुक जाओ दोस्तों।
हाँ दोस्तों, मैं क्या कह रहा था दोस्तों, सुनना मेरी बात। आपसे मैं एक बात कर रहा था कि अगर एग्जाम के अंदर, मैं कहा एक बात और सुनना, एक लाइन कभी कभी लिख के दे देता है तुमको, मैं लाइन बता रहा हूं आपको, मैं ये नोट डाल के 2 पॉइंट और बोल देता हूं, कभी एग्जाम में पूछ लिए जाए तो आप ध्यान रख लेना इन बातों को। एन एक समान प्रतिरोधों को, एन एक समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध होता है। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? आपसे पूछे एन आर होता है, आपसे पूछा जाए एन स्क्वायर आर होता है, ऑप्शन दे दिए मैंने। आपसे पूछा जाए एन बटे आर होता है, और आपसे पूछा जाए आर बटे एन होता है। बताओ क्या होगा? सवाल दे दिया एन एक समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? जल्दी बताओ आंसर। मिल गए लोकेंद्र सिंह? ठीक है, चलो आगे आओ जल्दी। रजत शर्मा ने आंसर दिया है सबसे पहले, जल्दी दो और बोलो। एन एक समान प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध निकाला का तरीका है। तो ज्यादातर सब लोग बिल्कुल बहुत क्लियर है कि तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? एन आर होता है। ये लाइन है, मगर अभी आपको सीधी लगती है। एलडीसी का पिछली बार का क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने गलती की। बात को समझो कैसे, क्या मतलब था, सुनो सवाल को सुनो। एन एक समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? पहले तो सुनो, एन समान मतलब आपसे कहे कि 3 एक समान प्रतिरोध है। 3 का मतलब, कभी भी फिजिक्स का एक तरीका होता है कि फिजिक्स में जब लाइन समझ में नहीं आए तो समझ लो उसका कोई सवाल बना के देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या जाएगा। देखो सुनो, मैंने तो ये देखा कि 3 प्रतिरोध तार हैं 2-2 ओम के। कितने? 3 एक समान, एक समान नहीं है, तीनों का प्रतिरोध 2-2 ओम है, और कितने हैं? 3। अगर इनको किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 6 ओम। यहां इसने कहा कि डायरेक्ट तुल्य प्रतिरोध निकालने का जरूर तरीका क्या है? एन आर। एन का मतलब कितने तार थे? 3। आर का मतलब प्रतिरोध कितना है? 2। और कितना आंसर आएगा? 3 दूनी 6। बात एक ही है भाई। तो हमेशा याद रखना, अगर तुमसे पूछा जाए, अभी तो बहुत सीधा लगता है, बहुत से लोग एलडीसी में गलत करके आए, इसमें क्या था? कुछ नहीं था, बस समझ में दिमाग लगाने वाली बात थी। लेकिन अब मेरी बात को फिर सुनो, दूसरी बात का है, एन एक समान प्रतिरोधों को, एन एक समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध बताओ कितना होता है? अब मुझे डायरेक्ट बताओ कितना होता है? तो तुल्य प्रतिरोध कितना होता है बताओ, सोच के देख लो, जल्दी बताओ कितना होता है। कोई आंसर देगा मुझे? जल्दी बोलो। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? आपके बारे में ऑप्शन ही नहीं दे रहा, आप जल्दी दो आंसर। विकास गुर्जर जी हो गया, अब आगे बताओ। रजत शर्मा R/N। हाँ, केदार सेन भी सही बोल रहा, R/N। जल्दी और बोलो, और बोलो। सभी R/N है। बेरोजगार प्राणी, ठीक है। एक लिख रहा N/R भी लिख रहे हैं कुछ लोग, R/N। देखो, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो मैं क्लियर कर दूं, तुल्य प्रतिरोध R/N होता है। देख लो, सवाल बना के देख लो। वही 3 तार ले लो आप, तो 2 ओम 2 ओम 2 ओम के कितने? 3। समांतर क्रम में जोड़ो, कितना आएगा? 1/R इक्विवेलेंट आपका कितना आएगा इनका? 2-2 का, तो कितना? 3/2 और 1/R, तो ये तो 1/R था। R इक्विवेलेंट आपका आंसर आएगा, R इक्विवेलेंट में 2/3। मैं बिल्कुल आपको समझ में आ गया, बार बार नहीं करूंगा। 2/3 आंसर, 2/3 आया। इसमें रख के देखो। हाँ,
कितने तार थे? 3। प्रतिरोध कितना था? 2 ओम के लिए, तो आर कितना लिख दिया मैंने? 2 बटे कितने तार थे? 3। तो जो काम आप सवाल करके करते वहां शॉर्ट में भी आंसर आ गया आपका 2/3। चलो ये तो बहुत सीधे थे। अब मैं एक सवाल बताता हूं तुमको, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, एक और तरीके का सवाल बताता हूं, ठीक है? आंसर मुझे तुम ही दोगे, है ना? लिखो, मैं एक सवाल लिख रहा हूं आपको कि 12 ओम प्रतिरोध का एक तार है, ठीक है? बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना? आज मैंने इवनिंग में क्लास भी इसीलिए ली क्योंकि कल भी फिर मैं आपको 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ाऊंगा और आपका टॉपिक कंप्लीट करूंगा इस विद्युत को। लेकिन आपको पहले मैं क्लियर करके मैं एक एक सवाल अलग अलग तरीके के बता रहा हूं जिससे आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह समझ में आए। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, प्रकाश और विद्युत, बहुत पूछेगा रेलवे के अंदर, याद रखना। 12 ओम प्रतिरोध का एक तार है जिसको 6 बराबर भागों में तोड़कर, जिसको 6 बराबर भागों में तोड़कर एक बंडल बनाया जाता है। एक क्या बनाया जाता है? बंडल बनाया जाता है। पहले तो मैं यही बता दूं, इस बंडल का मतलब समझ गए क्या? इस बंडल का मतलब है वो तार किस क्रम में जुड़ गए? समांतर क्रम में। तो जरूरी नहीं है, कहीं बंडल भी दे और कहीं कहीं आप बोल दो, आपसे एग्जाम में ऐसा भी कर सकता है कि 6 बराबर भागों में तोड़ करके उसको क्या कर दिया जाए? एक समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, ठीक है? आप सवाल करो और आप देखो कितना टाइम लगेगा आपको, जल्दी बताना मुझे। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, कितना आएगा? आंसर दो। हितेश मीना जी, ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा अभी 6 बजे तक तो क्लास 5 से 6 चलेगी नहीं, अभी तो आधा घंटे तो कम से कम और चलेगी। ये मान लो कम से कम आधा घंटे और, अभी डिपेंड करेगा कि मैं कितनी दूर, 7 बजे तक भी ले सकता हूं। हाँ, रजत शर्मा ने लिखा है, विष्णु नागर ने लिखा है 1/3, चेतन ने लिखा है, अजय सिंह ने 1/3 लिखा है, घनश्याम बेरोजगार प्राणी ने भी 1/3, सरिता मीना 1/3, 0.33 कार्तिक शर्मा आ गया। कौन है, क्या है? कृतिका शर्मा, ठीक है। हाँ, कुछ लोग गलत हैं, कुछ लोग सही हैं। देखो एक बात सुनो, इसका सबसे बड़ा तरीका मैं बताता हूं। आप तो क्या तरीका करोगे? ये 12 ओम, देखो ये कोई, एक काम कर लो, मैं आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है। ये कोई वायर है, इसकी लंबाई कितनी है? L, और इसका प्रतिरोध कितना है? 12 ओम है, ठीक है? इस वायर को 12 ओम का वायर था, इसको 6 बराबर भागों में बांटा, तो 6 बराबर भागों में बांटा तो ऐसे वायर बन जाएंगे। एक तरह से ये समझ लो, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? पहले की L/6 हो जाएगी, और प्रतिरोध भी क्या होगा? जब प्रत्येक तार का कितना प्रतिरोध होगा, तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्या निकालोगे? R बराबर क्या होगा? 12 बटे कितने भागों में बांटा? 6, कितना आएगा? 2 ओम। तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा मुझे बताओ? सॉरी, R कितना हो जाएगा प्रति तार का? 2 ओम। कुछ समझ में आया? 2 ओम। तो ऐसे कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे, ठीक है? इसका मतलब आप सबको पता है 6 तार बन गए, और मैंने कहा फिर इनको किस क्रम में? बंडल के रूप में, मतलब किस क्रम में जोड़ दिया? समांतर। तो आप 1/2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/3 ओम। निकाल के देख लेना। एक तरीका तो ये है, लेकिन मैं अब आपको एक तरीका बताता हूं, सुन लो। एग्जाम में कभी ऐसा सवाल आ जाए, ठीक है, और तुमसे कभी कहे, तो आप एक तरीका निकाल सकते हो इसका फॉर्मूला ज्ञात करने का, कि इसका तरीका होता है R/n²। ऐसा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तुम जितना ज्यादा बढ़ा करके लिखोगे तुम गलती भी उतनी ज्यादा करोगे। इसलिए तुमसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लगा दोगे? R/n²। करके देख लो। R कितना दे रखा है? 12। कितने भागों में बांटा? 6 बराबर भागों में बांटा, 6 का स्क्वायर। क्लियर करो, 12/6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। काटा, कितना आया? 1/3। बोलो, किसी को दिक्कत है क्या? तुम भी क्या याद रखोगे दोस्तों यार? चलो,
कुछ समझ में आया? कुछ नई बात मिली कि नहीं मिली मुझे बताओ। ठीक है, कहने का मतलब समझो, बहुत शॉर्ट तरीके से सवाल आपका कर दिया। किसी को दिक्कत आए तो ऐसा कोई भी सवाल आए तो आप तो डायरेक्ट याद रख लेना, क्या लगा दोगे? फॉर्मूला के r/n² लगा देना, आपका सवाल आ जाएगा। r दे रखा है 12, 6 बराबर भागों में बांटा कितने? n बराबर भागों, n मतलब कितने यहां दे रखे हैं? 6, तो 6 का स्क्वायर n² है, 36 बटे कितना आया? 1/3 ओम आ गया डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आपको 36 ओम का प्रतिरोध तार देता, 50 कितने का भी देता तो सवाल करते तो फिर बराबर काटते, कई पॉइंट, अगर पॉइंट वाला आ जाता तो दिक्कत होती। तो इसका तरीका ये है, तुम तो डायरेक्ट कर देना, r/n² कर देना, आपका आ जाएगा। लेकिन ये देख लेना पूछा क्या है, यही तरीका सवाल दे तो आंसर देना, ऐसा नहीं कि कहीं किसी का है। ठीक है ना, सीरीज, अगर वो बात सीरीज में हो तो क्या दिक्कत है? हर जगह ट्रिक लगाने, सीरीज में तो ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसमें तो जोड़ देना है तुमको, दिक्कत ही खत्म। उसमें तो दिक्कत ही क्या है जो जबरदस्ती दिमाग लगाओ, वो तो इसलिए। अब ये कोई ट्रिक नहीं है, ये अपनी बनी हुई ट्रिक है, ये बात को समझो। तो ये तो उस स्थिति में कि वहां तो 1/2 + 1/2, अरे यार ऐसा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा सवाल आया तो उस स्थिति में जल्दी कर लोगे ना, तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात आ जाओ, तो ये मैंने आपको कुछ बताए। अब मैं कुछ नए पॉइंट और लेता हूं, जिनमें एक पॉइंट आता है, वो सुनो। एक शब्द आता है, बिल्कुल बार बार सुनोगे आप, पॉइंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और वो आता है विद्युत शक्ति। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। हाँ भाई, क्या होती है? आप सबको पता है कि विद्युत शक्ति को किससे लिखते हैं, तो आप सबको पता है विद्युत शक्ति को लिखते हैं P, और P बराबर होता है W/T। मैंने आपको पहले ही बोला, आपका काम क्या है फिजिक्स में कि पहले आप फॉर्मूला याद रखोगे। W क्या है यहां पर? तो W है मेरे दोस्त यहां पर कार्य, और T क्या है यहां पर? समय। सबको पता है? बिल्कुल पता है। तो इसका मतलब क्या है? विद्युत शक्ति की परिभाषा क्या है? मैं लिख देता हूं दोस्तों, लिखो। तो परिभाषा है विद्युत शक्ति के कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम दोस्तों क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे विद्युत शक्ति कहते हैं। क्लियर? P बराबर W। या देखो, जरूरी नहीं है रटो, परिभाषा देखो, कार्य करने की दर शक्ति, या मैं ये भी कह सकता हूं एकांक समय में किए गए कार्य को भी क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति। बात तो एक ही है, कार्य करने की दर बोलो या एकांक समय में किया गया कार्य बोलो, उसको क्या बोलते हैं? शक्ति। इसका मतलब आपको W दे रखा हो, T दे रखा हो, तो आप P निकाल सकते हो। लेकिन अभी दोस्तों मेरी क्लियर सुन लो, मैंने अभी आपको 2 बातें और बताई थी, क्लियर रूप से ये बात कही थी कि P बराबर W/T भी होता है। लेकिन आप ये भी याद रखोगे, P का, इसका क्लियर रूप से एक बात और रखोगे कि P निकालने के 3 फॉर्मूले और याद रखोगे। P बराबर VI भी होता है, सेकंड फॉर्मूला। आप ये भी याद रखोगे कि अभी मैंने लिखवाया था P बराबर I²R भी होता है। क्लियर? और आप ये भी फॉर्मूला याद रखोगे कि P बराबर B²/R भी होता है। क्लियर रूप से मैंने 3 फॉर्मूले लिख रहे हैं, आपके बोर्ड पर 4 फॉर्मूले हो गए शक्ति निकालने के। P बराबर W/T भी होता है, P बराबर VI भी होता है, P बराबर I²R होता है, P बराबर V²/R भी होता है। आप पूछोगे ये क्या है सर? कोई दिक्कत नहीं है, इसी फॉर्मूला ये है, इसी से ये तीनों फॉर्मूले बने हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप पूछोगे सब, देखो मैं बता दूं, एक समझा देता हूं आपको समझने, क्योंकि याद ही रखने, रटने ही है, तुमको कोई ऑप्शन नहीं है फालतू, क्योंकि आप एग्जाम में निकालने बैठोगे भी नहीं, ना कोई आपको निकालने। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट हो वो भी ऐसे ही पढ़ेगा, लेकिन आपको यही रह जाएगा, ये सर आपने तो डायरेक्ट लिख दिया। देखो सुनो, अभी मैंने लिखा P बराबर W/T होता है, लिखा था क्या? अब सुनो, P बराबर, देखो W है, आपको ध्यान हो, चूंकि मैंने ये लिखा था कि V बराबर W/Q होता है, विभवांतर में लिखा था क्या? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि W बराबर VQ होता है, लिख दो। तो मैंने W का मान ऐसे लिख दिया खोलने के लिए, VQ/T। हाँ चलो, P बराबर V, Q पता है आपको? चूंकि आपको ध्यान हो तो मैंने लिखा था I बराबर Q/T होता है, तो Q बराबर IT भी होता है क्या? होता है। धारा में देखो तो VQ का मान मैंने क्या लिख दिया? IT बटे मैंने क्या लिख दिया? T। T से T कैंसिल, तो P बराबर क्या आ गया? VI आ गया। लो, P बराबर W/T से तो P बराबर VI आया, क्या दिक्कत है? लेकिन तुमको निकालना थोड़ी है, नहीं दोस्तों, तुमको तो एग्जाम में
कंपटीशन लाइन में क्यों थ्योरी की एग्जाम थोड़ी है कि आपसे पूछेगा सद्य करो कि ये कैसे आया, नहीं, तुमको तो याद रखना है P बराबर W/T भी होता है, P बराबर VI भी होता है, P बराबर I²R, P बराबर V²/R। यही हुआ है दोस्तों, रेलवे में सबको पता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ये फॉर्मूला सबको याद रहता है। हाल ही के एग्जामों में रेलवे में उठा लेना, RRB जेई और पिछली बार की ग्रुप डी में इन दोनों में से सवाल आए थे बहुत बार, इनमें से, ठीक है। और सुनो सवाल क्या थे मैं बताऊंगा आपको। अगर पूछा जाए कि विद्युत शक्ति का मात्रक, किसका मात्रक, विद्युत शक्ति का, आपसे पूछा जाए कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे देखो इसका मात्रक होता है वाट, होता है। वाट का मतलब क्या होता है, इधर देख लो। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, इसी से निकालोगे। और समय का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे सेकंड। तो इस जूल बटे सेकंड को ही क्या बोला गया है मेरे दोस्त, वाट बोला गया है। क्लियर। और इसी को हम सिंबल बता दो, तो इसी को हम W से लिख देते हैं। किसी पे 100 वाट लिखा मिलता है तो वो उसकी हम क्या बोलते हैं, शक्ति। तो कभी भी पूछा जाए विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्लियर। एक और सुनो, अगर आप बात करूं, एक होते हैं, आपने ये भी सुने होंगे, मैं ये भी बता दूं, ये विद्युत शक्ति के अन्य मात्रक ये भी होते हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। आपने सुना होगा, एक तो 1 kW, 1 किलोवाट भी होता है, एक 1 MW मेगावाट भी होता है, एक अश्व शक्ति भी होता है। क्लियर भाई बात, ठीक है। आपसे ये अन्य मात्रक किलोवाट, मेगावाट, अश्व शक्ति, आपसे ये भी पूछ लेगा 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो बताओगे आप 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, तो आप बोलोगे 10⁻6 वाट। और आपसे पूछा जाए एक अश्व शक्ति, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, जल्दी बताना। 1 हॉर्स पावर में सबको पता होगा, जल्दी बताओ। 1 हॉर्स पावर में, हॉर्स पावर की मोटर आती है 1 हॉर्स पावर की, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, जल्दी बोलो मुझे। ठीक है, सबको पता है लगभग, हाँ। तो कभी भी पूछा जाए 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो आप बोलोगे 746 वाट है। ये रटे रटाए क्वेश्चन है जो एग्जामों में बहुत बार पूछ लिए गए हैं, आप डायरेक्ट याद रख लेना। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, ये आप मोस्ट लगा लेना, एग्जाम में कोई आपसे इनमें से कोई ना कोई संबंधित, देखो 2 तरह से क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से विद्युत शक्ति से संबंधित कौन सा सही है गलत है, ऐसे ऑप्शन 3 दे दे इनमें से कोई, और चौथा और दे दे, तो क्या वो सही होगा नहीं। जैसे देखो ये दे रखा है, अगर ऑप्शन में ऐसे दे देता P बराबर I²/R, क्या सही है क्या, नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी होगा। P बराबर तो क्या होता है, I²R होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़े सवाल बताता हूं, ये तो मैंने आपको बता दिए इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैं कोई सवाल बनाता हूं, देखो एक बल्ब 220 वोल्ट के 220 वोल्ट से 0.5 एम्पियर धारा लेता है, तो शक्ति ज्ञात करो। ज्ञात करो किसकी, तो बल्ब की निकालना होगी, बल्ब की शक्ति क्या होगी। अगर वो 0.5 एम्पियर धारा ले रहा है 220 वोल्टेज पर, तो मुझे बताओ शक्ति ज्ञात करो। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, तुम है ना ज्यादा इंटेलिजेंसी में भी दिक्कत होगी, हमेशा सवाल देख लेना कौन सा क्या दे रखा है, 220 वोल्ट, V दे रखा है आपको 220, ठीक है। क्लियर। कितनी धारा ले रखा है, I दे रखा है आपको 0.5 एम्पियर धारा। क्लियर। क्या पूछ रहा है, शक्ति P पूछ रहा है। एग्जाम में तुम ऐसे रख लिया करो जल्दी में, अरे जल्दी 1 सेकंड लगेगी। तुम तो ये देखो आपसे एग्जाम के अंदर पूछे इन तीनों में संबंध क्या है, तो तुमको पता चला कि P बराबर तो दोस्तों VI होता है। P बराबर, हाँ, V कितना दे रखा है 220, बिल्कुल दे रखा है। I कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर दे रखा है। क्लियर है, हाँ 0.5 कितना आएगा, मेरे हिसाब से 110 वाट आएगा।
ठीक है ना, 1100 आएगा, अगर इसको गुणा करोगे लेकिन 0.5 लग रहा है तो 0.0 हट जाएगी, तो 110 वाट आएगा। सही बात है क्या? चलो देखो, आप किसी को दिक्कत थी क्या? यही सवाल अब छोटे लग रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला बता दिया P बराबर VI। एग्जाम तक तुमको P जैसे ही शक्ति आती है ना तुम्हारे दिमाग में P बराबर W/T रहता है। W दे नहीं रखा, T दे रख नहीं दे रख, क्या अरे ये नहीं रहता तो P बराबर VI लगेगा, P बराबर V² R भी लग सकता है। अब देखो यार, यहां तो विभवांतर और धारा दे रखी, तो इसलिए मैंने यहां कौन सा लगा दिया, P बराबर VI लगा दिया। क्या दिक्कत थी इसमें? कौन सी आफत आ रही थी? बात समझ में आ रही है ना आपको? बिल्कुल आ रही है। अगली बार सुनो, एक और मैं कोई सवाल बनाता हूं। देखो एक सवाल और देखो आप, एक बल्ब जिसकी शक्ति 100 वाट है, जो 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है। तो प्रतिरोध ज्ञात करो, रेजिस्टेंस ज्ञात करो। अब तुम क्या करते हो एग्जाम में, तुमसे प्रतिरोध पूछता, अरे यार R बराबर तो ρL/A, R बराबर ये फला। अब देखो आप तो सवाल में क्या दे रखा है वो देखो, आप ऐसा करते ही क्यों? पहले तो आप ये देखो क्या निकालना है क्या नहीं करना है। हाँ आप देखो, आप एक बल्ब शक्ति, मुझे तो P दे रखा है 100 वाट, कोई नहीं, ठीक है। मुझे वोल्टेज दे रखा है, V दे रखा है, वोल्टेज कितना 220 दे रखा है, क्लियर। चलो ठीक है, मुझसे क्या पूछ रहा है, R पूछ रहा है। अब निकालो आप, मुझे तो ये देखना है कि इन तीनों में संबंध क्या है। देखो आप, इन तीनों में संबंध मुझे याद आया यार, ये तो P निकालने का एक फॉर्मूला P बराबर V²/R भी होता है। अब मुझे याद है, क्या तुम्हें याद है फॉर्मूले एग्जाम तक? ये भी ध्यान रख लेने वाले। मुझे तो R निकालना है, तो R निकालने का तरीका मैं ये लिख सकता हूं कि V²/P भी होगा। R निकालने का तरीका V² है, मतलब 220 इंटू कितना 220, ठीक है। हाँ क्या निकालना, R निकालना है। P कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, क्लियर। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, मेरे हिसाब से 22 दूना 44, 4 22 दूना 44 और 4 क्या 48, 484 ओम आएंगे। चलो देख लो आप, आ रहे थे क्या? बिल्कुल सबके। कृतिका शर्मा है, केदार सैनी है, कविता मीना है, 484 ओम, ठीक है। सभी मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब क्लियर है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल एग्जाम के नजदीक हो आप, कभी भी एग्जाम लगे तो उस हिसाब से हमको तैयार ही रहना चाहिए। तुमको आप बार बार सवाल करते रहिए, आप तरीका सीखिए, एक बार आपको फॉर्मूले याद रखिए, एक जगह इकट्ठा करके लिख लीजिए फॉर्मूले को। अपनी तरफ से तुम कितनी मेहनत करते हो ये डिपेंड करेगा दोस्तों, टीचर पे नहीं। आपको अभी सब सामान सीधा लगेगा, आपको अरे यार यही तो फॉर्मूला था, क्या दिक्कत थी इसमें तो ये P बराबर V² में ये दे रखा था, निकाल दिया। यही दिक्कत है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तुमको यही ध्यान नहीं रहता इनमें संबंध क्या है। समझ में आ रहा है? ये दिक्कत, फिर दिक्कत क्या आती है? दिक्कत यही आती है, और कौन से भारी भरकम सवाल। हाँ और भी आएंगे, मैं बताते जाऊंगा सवाल, जहां जैसे जैसे पूछे जाएंगे वैसे वैसे बताता जाऊंगा। गुरुत्वाकर्षण से कैसे पूछे जाते हैं, कहां से कैसे पूछे जाते हैं, भार के कैसे आते हैं, द्रव्यमान के, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी इनकी बात करो, इनमें क्या दिक्कत है तुमको, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ अरे मैं फिर बोल रहा हूं, टफ नहीं हो तो सरल तो होने चाहिए ना सवाल। उनको तो दिक्कत नहीं है कि तुम छोड़ के कोई सवाल न्यूमेरिकल दिखे और न्यूमेरिकल हटा दो, छोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। मैं फिर बोल रहा हूं, गलती ये बिल्कुल मत करोगे। एक होती है विद्युत शक्ति, क्लियर। एक और सुनो, एक विद्युत शक्ति होती है, तो एक बात और सुनना, एक विद्युत ऊर्जा भी होती है। ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाँ कोई दिक्कत नहीं। विद्युत शक्ति क्या होती है तो मैं बता दूं, विद्युत शक्ति क्या होती है। विद्युत शक्ति को लिखते हैं E से, और E बराबर तो होता है P इंटू टी। क्या है, कहां से आया? देखो सुनो, अभी मैंने बताया था विद्युत शक्ति P बराबर W/T होता है, ठीक है। आप सबको पता है कार्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को कार्य में बदला सकता है, और कार्य ऊर्जा दोनों के मात्रक समान होते हैं।
इसको ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों, कार्य की जगह ऊर्जा भी लिख सकता हूं, P बराबर E/T भी होता है। इसलिए कभी कभी एग्जाम में ऐसा कर देता है, आपसे ऊर्जा पूछता है, आप सोचते हो W तो कार्य होता है, या कार्य ऊर्जा ही होता है। ठीक है, तो P बराबर E/T, तो E निकालना हो तो इस फॉर्मूले से E बराबर P/T नहीं निकलेगा, बिल्कुल पुराने वाले इस फॉर्मूले से निकाला है। तो इसका मतलब इसकी परिभाषा क्या हुई, तो विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा। मेरी बात को फिर सुनना, मैंने क्या बोला कि विद्युत शक्ति किसको, P, विद्युत शक्ति व समय के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मुझे अगर शक्ति दे दे, समय दे दे तो मैं ऊर्जा निकाल सकता हूं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात सुनो, अगर एग्जाम में तुमसे यह पूछा जाए मेरे दोस्त कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त, क्लियर, तो देखो मात्रक सुनो, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे सेकेंड। तो कभी भी पूछा जाए विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे वाट इंटू सेकेंड। अब मेरी बात को गौर करके सुनना, लेकिन किंतु मगर परंतु अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त, ठीक है, तब आप बोलोगे कि व्यापारिक मात्रक इसका होता है किलोवाट इंटू घंटा। और इसी को क्या लिखते हैं, तो इसी को लिखते हैं हम kWh। क्यों व्यापारिक बोला, किलोवाट इंटू घंटा, क्यों, क्योंकि घरों में जब आपकी लाइट आती है तो आपने देखा होगा मीटर लगा होता है, मीटर पर आप कभी इंगत देखोगे, आपके अगर घर में 110 यूनिट है तो उसके आगे लिखा होता है kWh, 110 kWh। और जब 110 kWh होता है तो आप कहते हो कि आपके कितनी यूनिट है उस मीटर में, 110। इसका मतलब इस किलोवाट घंटा जो लिख रखा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट। तो मेरे दोस्त क्लियर रूप से याद रखोगे, कभी भी पूछा जाए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट इंटू सेकेंड, लेकिन व्यापारिक मात्रक पूछा जाए तो आप बोलोगे किलोवाट इंटू घंटा। और इस किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर को ही क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो कभी कभी कहेगा यूनिट का मतलब होता है वाट इंटू सेकेंड, किलोवाट इंटू सेकेंड, किलोवाट इंटू घंटा, तो क्या बोलोगे किलोवाट इंटू घंटा, इस यूनिट को ही कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात। और सुनो, ये एक ऐसी चीज है दोस्तों, ये यहां से भी एक सवाल बनता है, एग्जाम में यूनिट निकलवाता है। क्या निकलवाता है, यूनिट। यहां एक बात सुन लेना, इस तरीके का सवाल आज नहीं आता, पिछली बार की एलडीसी में पूछा गया था। ठीक है, राजस्थान पुलिस में आया हुआ है, और राजस्थान पुलिस नहीं, जब से एग्जाम चल रही है जनरल साइंस की, आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले, अगर मुझसे पूछा जाए, ये एक ऐसा टॉपिक है, यहां से पहले भी सवाल पूछे जाते थे और आज भी पूछता है, वो यूनिट निकलवा लेता है। और मेरी बात कि आपको शक्ति वाट में ही मिलेगी, मिलेगी बिल्कुल। आपके घर में कोई भी उपकरण है, ये 100 रेलवे क्वेश्चन, 100 किलोग्राम वाटर को 10 से 15, ये पावर कहां से आ गई बीच में दोस्तों, ऐसे नहीं। बिल्कुल बाद में बात करेंगे, अगर मैं बात करूं, जहां जिसकी जरूरत होगी वहीं बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, अभी नहीं, ऐसे नहीं बीच में आप आगे। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे शक्ति का मात्रक वाट और समय का मात्रक सेकंड। किसी ने बोला रिपीट करो सर, व्यापारिक मात्रक मैंने कहा इसका किलोवाट इंटू घंटा होता है, इसी को kWh कहते हैं, या इसी kWh या किलोवाट इंटू घंटा को हम क्या कहते हैं, यूनिट। मैं ये कह रहा था दोस्तों, आपको कभी भी किसी चीज की यूनिट निकालनी हो तो शक्ति किस में रखोगे, वाट में, समय को किस में रखोगे, घंटे में, बटे क्या कर देना, 1000 कर देना, आप किसी भी चीज की यूनिट निकाल दोगे दोस्तों। क्लियर, सुन लो आप, शक्ति बिल्कुल आपसे किसी भी चीज की यूनिट निकलवाएगा तो आप समझ लो शक्ति तो देगा, पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, कोई भी चीज है, कितनी शक्ति आती है, 100, आप बल्ब आता है तो उस पर लिखा होता है 100 वाट का बल्ब है, 50 वाट का है, 35 वाट का, तो लिखा नहीं आता क्या, उसकी क्या कितने घंटे जल रहा है ये पता हो, बटे 1000 कर देना, तो आप कोई सवाल कर दोगे। जैसे देखो, मैं एक सवाल बताने से पहले, इसका एक सवाल बताने से पहले यहां एक संबंध भी याद रखना दोस्तों। देखो, आपको विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट इंटू घंटा भी बताया था,
और आपको अभी मैं ये भी कह रहा था कि ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है क्या? तो आप पूछोगे सर ये भी होता है, ये भी बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन फिर आप पूछोगे, क्योंकि हम जब ऊर्जा मापते हैं ना तब हम किलोवाट इंटू घंटा को यूज लेते हैं, तो पूछोगे इन दोनों में संबंध क्या है? तो बिल्कुल याद रखना, तुमसे कभी पूछा जाए ना कि 1 kWh, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो आप बोलोगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। देख लो, रट लेना है आपको। 1 kWh, देखो k का मतलब होता है 1000, कितना 1000, आपको पता है किलोवाट को वाट में बदलोगे तो 1000 वाट आएगा, घंटे को किस में बदलोगे सेकंड में तो 3600 आएगा, 3600 इंटू 1000 करोगे तो 36 इंटू 10⁵ आएगा, एक पॉइंट और लिख लिया मैंने, तो 3.6 इंटू 10⁵ कितना आया? 6 जूल। तो आप ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है आपको, आप तो डायरेक्ट याद रखो, तुमसे कभी पूछा जाए कि 1 kWh में कितने जूल होते हैं तो आप बोलोगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछने के लिए। अब मैंने कह रहा था आपसे एक सवाल, आ जाओ आप, मैं ये कह रहा था आपसे पूछेगा 500 वाट का बल्ब है, कितने वाट का? 500 वाट का बल्ब है, जिसे 5 घंटे जलाया जाता है। कितने घंटे? 5 घंटे जलाया जाता है, तो यूनिट ज्ञात करो। क्लियर? मैंने आपको क्लियर रूप से कह दिया था, ऐसा कोई भी सवाल पूछे यूनिट निकलवाने का तो आपको पता है कि यूनिट बराबर होता है वाट इंटू घंटा बटे क्या? 1000। हाँ बताओ, यूनिट निकालनी है हमको, तो वाट शक्ति कितनी दे रखी है? 500 वाट। बिल्कुल क्लियर। घंटे कितने जला रहा है? 5 घंटे बटे कितना कर दिया मैंने? तो 1000 कर दिया। क्लियर। 2 जीरो से कितनी कटी? 2 जीरो कट गई। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए ये कितना आ गया? 2.5 यूनिट आएगा, 2.5 यूनिट प्राप्त होगी, क्योंकि 25 बटे 10 आएगा। क्लियर। तो कितने आएगा? 2.5 यूनिट आएगा। बोलो किसी को दिक्कत है क्या? सबने लिखा होगा 2.5 यूनिट। बिल्कुल क्लियर। कभी कभी ऐसे करता है आपसे, ऐसे 5 घंटे की जगह अगर मिनट, अगर वो दे देता, क्या मिनट दे देता, जैसे आपको 300 मिनट दे देता, कितने दें? 300 मिनट, उसको घंटे में कन्वर्ट करना, क्योंकि समय को घंटे में लेना है। 60 से भाग दे देना, कितना आ जाता? 3 घंटे आ जाता, सॉरी 5 घंटे आ जाता। तो आप कोई दिक्कत थोड़ी है, आपको कैसा भी दे देता, आपका आपसे कहता 5 घंटे लगातार 30 दिन तक जलाया जाता है, तो 5 इंटू 30 कर लेना उसको, 5 घंटे 30 दिन का, तो 1 महीने का निकाल देना। अगर आपसे पूछता कि कितने पैसे आएंगे, 1 यूनिट देता 6 रुपए की है, तो आप पैसे निकालने होते तो 2.5 यूनिट, इसी सवाल को आपसे कह देता कि जलाया जाता है तो कितने रुपए, 1 यूनिट का खर्चा 6 रुपए है, तो कितना खर्चा आएगा? तो पहले यूनिट निकाली आपने, आई 2.5 को गुणा कर दिया 6 से, आ जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है? तो ये बात आप ध्यान रख लो। अगर कैसा भी सवाल पूछो, सोचा करो, कोई सवाल को हमेशा फिजिक्स में ऐसा नहीं, कोई सवाल पढ़ लिया, ये तो है नहीं कि सेम रिपीट हो जाए, बहुत अच्छी बात है, हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो अभी आप रट के नहीं दे पाओगे मेरी बात। आपको क्या है, सवाल पढ़ो, फिर सोचो यार ऐसा आ जाए तो क्या होगा, ऐसा आ जाए तो क्या होगा, लेकिन किंतु मगर परंतु जोड़ो उसमें। जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। 3-4 तरीके विद्युत में चैप्टर में 3-4 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहले आपसे कोई फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, दूसरा आपसे मात्रक आ जाएगा, ठीक है, तीसरा कोई संबंध पूछ लिया जाएगा, चौथा कोई सवाल करा लिया जाएगा। इसी सवाल कोई टॉपिक में से कोई ना कोई सवाल जरूर आएगा, तो याद रख लो। तो ये मैंने आपको विद्युत ऊर्जा बताया, ठीक है। अब मैं कुछ अलग भी 2-1 शब्द बताता हूं, आपने सुने हो इनके, मैं 1-2 पॉइंट बता रहा हूं, इनके कभी कभी मात्रक पूछ लिए जाएंगे, इसलिए तुम याद रख लेना। थोड़े से मात्रक कभी पूछ लिए जाए तो मैं थोड़ा समझा देता हूं। एक विद्युत क्षेत्र भी होता है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाली बात है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखो क्या मतलब होता है, किसी विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर
अन्य आवेश को रखने पर उसके द्वारा जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। बिल्कुल देखो, एक बात हमेशा याद रखना, अगर समान आवेश हो, क्या हो, समान कभी भी, तो उन पर कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण, रिपल लगता है, रिपल फोर्स। और अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो इन पर कैसा आवेश लगता है? तो आप बोलोगे आकर्षण बल लगता है। ठीक है, क्लियर है बात? अट्रैक्ट फोर्स लगता है, ये आपको पता रहता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, तो बड़ी बात नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूं। अब मेरी बात को सुनो, मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूं। मैंने ये बोला किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, ये कोई आवेश है Q, केवल Q लिख दूं, चलो ये Q आवेश है, इसके चारों ओर वह क्षेत्र, ये कोई क्षेत्र है। ठीक है, इसके चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर, ये मैंने एक और आवेश रख दिया, तो इसके द्वारा इस पर या तो अगर समान प्रकृति का है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, विपरीत प्रकृति के होते तो आकर्षण बल लगते। तो उस स्थिति में ये प्रथम आवेश है, पहले आवेश का, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता? तो विद्युत क्षेत्र कहलाता। क्या कहलाता? विद्युत क्षेत्र। तो इसकी परिभाषा क्या है, मैं एक बार फिर लिखता हूं। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, अट्रैक्ट या रिपल फोर्स, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, यह प्रथम आवेश का यह क्षेत्र, सुनो मेरी बात एक सेकेंड, यह क्षेत्र प्रथम आवेश का, जो पहले वाला है इसका, प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सुनना, ये तो परिभाषा कोई एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, ये तो मैंने बता दिया कि ये कोई आवेश है, उसके चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश के द्वारा इस पर जो बल लगता है। अब ये बल, ये क्षेत्र तो मैंने कह दिया विद्युत क्षेत्र है, लेकिन बल क्या लगता है? तो आप बोलोगे बल क्या लगता है? तो बल लगता है F बराबर होता है QE के होता है। ये जो बल लगता है ना, इसके द्वारा इस पर प्रथम आवेश पर, वो F बराबर क्या होता है? Q, मतलब इसके आवेश और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब F बल है, Q आवेश है, E क्या है? विद्युत क्षेत्र। लेकिन मुझे क्या निकालना था? विद्युत क्षेत्र। तो मैं क्या बोलूंगा, इधर लिख दूं क्या दोस्तों? मैं इधर लिख देता हूं, यहां E बराबर क्या होगा? तो E बराबर होता है F अपॉन Q होता है। ये लो, F क्या है यहां पर? बल, और Q क्या है यहां पर? तो आपको पता है आवेश है। ठीक है, मैं क्यों लिख रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। आपसे एग्जाम, ठीक है, अभी पूजा करवा देंगे भगवान की सबकी, अभी तो मेरी ही कर लो, ठीक है ना, जब तक काम देंगे भगवान की पूजा, एज हो जाएगी खूब कर लेना, ठीक है ना। अपने आप 50-60 के बाद भगवान की माला ही जपनी पड़ेगी। और अभी तो आप अगर मन से, तुम्हारी पूजा ही चल रही है, पढ़ाई है तुम्हारी पूजा, ये कर ली पूजा, ठीक है। अब बीच में गैप मिल जाएगा, थोड़ा तसल्ली रखो, ठीक है ना। ये कमेंट कर दे भगवान की पूजा करने, जो मर्जी करे लिख दी, पूजा करने, तुम्हारी पूजा होगी अभी, ठीक है ना। तो इधर देख लो E बराबर F अपॉन Q। अब देख लो मेरे दोस्त, अब अगर इसका पूछा जाए, मैंने कहा बल आवेश, और E क्या है? विद्युत क्षेत्र। E क्या है? विद्युत क्षेत्र। मैं इधर लिख देता हूं, E है विद्युत क्षेत्र। और आपसे पूछा जाए एग्जाम में, मैंने इसलिए लिखा, या तो आपसे फॉर्मूला आ जाए तो E बराबर F अपॉन Q, या आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, एग्जाम में आ सकता है, तब गलती मत करना। विद्युत क्षेत्र का मात्रक तो मैं बता दूं, देखो इधर से निकालो, F बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, बटे Q का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलम।
तो न्यूटन बटे कूलाम इसका मात्रक होता है। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम। और कभी यह भी पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, तो आप बोलोगे विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ठीक है, इसको तो समझने के लिए था। तो कभी पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, तो आप बोलोगे सदिश राशि है, या अगर मैं बात करूं वेक्टर है। ठीक है, तो ये बात याद रख लो। विद्युत क्षेत्र के बारे में ये परिभाषा बता दी। आप मुझसे पूछा जाए तो कुछ भी याद नहीं रहे तो इतना सा याद रखना, फॉर्मूला ऊपर वाला भी नहीं, आप तो याद रखना E बराबर F अपॉन Q होता है। विद्युत क्षेत्र बराबर होता है F बटे Q, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक F, बल का मात्रक न्यूटन बटे क्या होता है, कूलाम। तो ये आपको क्लियर रूप से पता होना चाहिए। 2.5 घंटे क्लास ले लो और फिर कभी कभी आके तुम 2 घंटे, आज 1.5 घंटे सुबह लिए और आज इवनिंग में एक दिन लेते ही तुम्हारे सिस्टम बिगड़ गए। पूजा करनी है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, तुमको कहीं भी जाना है, तुमको मैंने बांध रखा है, घर चले जाओ ना जहां जाना है। तुम मुझसे कि इसमें कमेंट करने से क्या होगा, पूजा करो खूब, किसने रोका है तुमको। ठीक है, यहाँ तो क्लास ऑफलाइन में तुमको बांध के भी बैठना पड़ता है यार, क्लास में चले, वैसे यहाँ तो कोई दिक्कत भी नहीं, आराम से चले जाओ उठ के, कौन तुमसे रोक रहा है। पूजा करो, कुछ भी करो, घूमो फिरो, ठीक है ना। और तुम भी समझो ये एज है, इसमें घूमे नहीं तो क्या मतलब है, खूब घूमो आराम से। तो अभी आप विद्युत क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन बटे क्या होता है, कूलाम। ठीक है ना, क्योंकि ये एज भी दोबारा नहीं मिलेगी। अब नहीं घूमे तो फिर कब घूमोगे, ये भी ध्यान रख लेना, अब अपने अपने हिसाब से सोच लेना। तो ये बात क्लियर रूप से आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको विद्युत क्षेत्र बता दिया है। और मैं टाइम देख लेता हूं, हो गया है लगभग 6:40 हो गए। मैं और 10-15 मिनट पढ़ाने की सोचता, लेकिन तुम्हारे चक्कर में अब बस इतना ही पढ़ाऊंगा आज। अब तुम पूजा ही कर लो, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है। कल फिर मैं आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास ले सकता हूं कल, बिल्कुल कल दिन सुबह जो पूजा करनी हो वो सुबह 6 बजे ही कर लेना उठ के, क्योंकि फिर मैं कल पूजा वूजा नहीं, कल मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। आपको सर ने कुछ बता दिया था सर ने सुबह छुट्टियों के बारे में, ठीक है। हाँ, तो वो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि फिर सर 2-4 दिन के लिए जाएंगे, उस चक्कर में यहाँ छुट्टियां होती, इसीलिए आज मैंने इवनिंग की क्लास ली, क्योंकि फिर मैं कल 2-2.5 घंटे की क्लास लेके आपका ये टॉपिक करा दूंगा, जिससे आपका 3-4 दिन का मैटर तैयार हो जाएगा। क्योंकि फिर सर छुट्टियों पे जाएंगे, यहाँ टेक्निकल भी बंदे कोई भी नहीं है, इसलिए मैं जयपुर में हूं, लेकिन तो भी मैं क्लास नहीं ले सकता आपकी, क्योंकि यहाँ कोई रहेगा ही कर पाए। इसलिए आपके लिए आज 2 घंटे लिए, इसीलिए कल भी 2 घंटे लेके इस टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे। आज अपनी पीडीएफ देख लेना, उसमें प्रकाश की पीडीएफ भेज दी गई है जो मैंने बोर्ड पर लिखी थी आपको। कल एक काम करूंगा, कुछ पीडीएफ या तो आज शाम को ही आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की, आज सुबह तक की, या कल तक की पीडीएफ, कल सुबह भी जो पढ़ा दूंगा ना उस तक की पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। इसलिए जितना आपने पढ़ चुका है उसका रिवीजन रखना, फिर अगली क्लास जब लगेगी वो सर आपको अपने आप बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए बहुत है, धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालिए और खुद करने की कोशिश कीजिए। ये मत कीजिए सर ये कराया कि वो नहीं कराया, सर इतना ही करा सकते थे आपको, इससे ज्यादा की मेहनत आपको ही करनी है। उसके बाद मैंने आपसे कह दिया कभी क्वेश्चन आंसर को भी वो करवाई जाएगी, बाद में टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, अलग तरीके का एक क्वेश्चन का बैच निकाला जाएगा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराए जाएंगे 5 दिन का या 10 दिन का, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन, फिर उसमें और डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो जब तक मेरे हो सका, जब तक मैंने आपको हर लाइन का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बता दिया। आज के लिए धन्यवाद, राम राम, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक है। बहुत है आज के लिए।